नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट गिरी है, भारी तरह से गिरी है। तो आज 250 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी भी नीचे है। कल लगता है एक बड़ा फॉल हुआ था। अगर आप ये दोनों फॉल को देखते हैं तो जो मार्केट पहले लेवल में था, जहां से 300 पॉइंट नीचे गिरकर वहां से वो रिकवरी आया, वो ऑलमोस्ट वो नीचे पॉइंट तक पहुंच गई है, शायद 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मैं बता रहा था कि इस महीने में ट्रेड ऐसा ही होगा। कुछ दिन ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ दिन ऐसा नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ही मेजर प्लेयर्स हैं। अगर कुछ एफआईएस खरीदारी करते हैं, वो भारत की इन्फ्लुएंस्ड एफआईएस हैं जो राउंड ट्रिपिंग से करते हैं। तो लगता है कि मार्केट किधर भी नहीं जाएगा, मार्केट यहीं रहेगा, क्योंकि एफआईएस लार्जली एब्सेंट होंगे, जनवरी 5 को ही वापस आएंगे। सो ये डल ट्रेडिंग होगा, स्मॉल लेवल्स वॉल्यूम्स में ही बिग मूवमेंट्स हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो पटाखे लिस्ट के बारे में अक्सर बात करता हूँ, आप इनको कंसिडर कर सकते हो। आज सोना 10 रुपया ऊपर गया, 7,150 तक पहुंच गया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर था। ऐसा क्यों हो गया कि भारत में 22 कैरेट गोल्ड 10 रुपया ऊपर ट्रेड हो रहा था चेन्नई में। इसका सीधा ताल्लुकात है रुपी के साथ। रुपी में भारी गिरावट आई। जब मैं बात कर रहा था 84.92 84.94 तक ट्रेड हो रही है। सिर्फ 5 या 6 पैसा से 85 से बच रही है, वो 85 पहुंच जाएगी। अगर यूएस में आज रेट कट नहीं हुआ तो भारत की रुपया में और प्रेशर आ सकती है। तो कल हम बता सकते हैं, जब आरबीआई रेट काटेगी तो और प्रेशर आ जाएगी। ये सब इन्फ्लेशनरी है और इन्फ्लेशन प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं। क्यों रुपया प्रेशर में है? क्योंकि आज ट्रेड डिफिजिट का फिगर्स आया था। वो ट्रेड डिफिजिट बहुत बुरा फिगर था, लगभग 38 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन 8,500 करोड़ का है लगभग। 38 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट है। जो हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 38 बिलियन डॉलर्स की गैप है। अगर आप $100 की एक्सपोर्ट करते हैं, आप $138 इंडिया में लाते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस बड़ी गैप को कवर करने नामुमकिन है। दूसरा चीज है कि हम लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, लेबर को, उसको सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, इनविजिबल्स में पैसा आती है। लेकिन जो अमेरिका और यूरोप जा रहे हैं वह वहीं सेटल हो जाएंगे। वो पैसा बाहर से बाहर भारत को बहुत नंबर्स में भेजेंगे नहीं। जो पैसा आ रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। ये सब ऑयल इकोनॉमीज हैं लार्जली, और ऑयल की दाम नीचे आने से उस इकोनॉमी में प्रेशर है। वहाँ नौकरी बहुत नहीं मिल रही है, तो वो भी अगले साल प्रेशर में आएगा। इन सारी चीज़ को कंसिडर करके 85 तो जनवरी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट में 85 ऑलरेडी ट्रेड हो रही है रुपी, और इसमें भारी तरफ से आरबीआई इन्वॉल्व है 16% डॉलर को शॉर्ट करने में। तो रुपया बहुत प्रेशर में रहेगा। ये सोना के लिए अच्छा है, और जैसा मैंने कल की बात किया, आपकी आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स के लिए भी अच्छी है। तो जो मनप्पुरम के बारे में मैं बात करता था पिछले महीने या उसके पहले, जब वो एमएफआई बैन के कारण नीचे आया था, तो मैंने आपको बताया कि ये रिकवर हो जाएगा। अभी तक बैन लिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन 188 तक पहुंच गया था कल। तो आप रिलैक्स और शांति से सो सकते हैं। जिन्होंने नीचे इसको कंसिडर किया, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिला होगा। एचडीएफसी बैंक को एक और नोटिस मिल गया। तो आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक में पिछले हफ्ते में एक नोटिस आया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को। आज इसीलिए नोटिस आया है कि उनके एक सीनियर एम्प्लॉय कपिल क्विट कर चुके हैं। उसको सेबी रूल्स के अनुसार दोनों एक्सचेंजेस को नोटिफाई करना था। उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, इसलिए उनका नोटिस मिल गया है। एचडीएफसी बैंक के पास एक सब्सिडरी है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें वो 94% ओनर है। उसको वो लिस्ट करना चाहती है, लेकिन लिस्ट करने के पहले ही मार्केट प्रेशर में आ गई। वो सोच रहे थे, मित्सुबिशी की फाइनेंस कंपनी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी कि वो इस कंपनी में स्टेक लें, लेकिन एचडीएफसी ने वैल्यूएशन बहुत मांगी और वो कंपनी ने डिक्लाइन कर दी।
लगता है फिर से बातचीत शुरू हो गई है और अपना एक बड़े हिमाऊ पर्वत से नीचे आ गई है। एचडीएफसी बैंक, उसको एक पार्टनरशिप चाहिए, अभी पैसा की सख्त ज़रूरत है, तो लगता है कि ये लिस्टिंग हो जाएगी। भारत की सब्सिडरी के लिए एलजी $15 बिलियन की वैल्यूएशन मांग रही है, लेकिन सच बात यह है कि उनकी पेरेंट ग्रुप जो सारी दुनिया की स्टॉक को ओन करती है, वो सिर्फ $10 बिलियन की वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट के ऊपर में बेच के पैसा को एलजी बाहर लेना चाहती है, जैसा हुंडई ने किया। टाटा स्टारबक्स में न्यूज़ है कि टाटा स्टारबक्स की सेल्स में कमी आई है, लोग नहीं आ रहे हैं रेस्टोरेंट में। ये एक्सपेक्टेड लाइन है क्योंकि कंजम्पशन में भारी प्रेशर है। ओवरऑल भारत में कंजम्पशन स्लो डाउन हो रही है। टाटा स्टारबक्स तो एक प्रीमियम ब्रांड है और इनके पास टाटास के पास कॉफ़ी एस्टेट्स होने के बावजूद मटेरियल कॉस्ट की प्रेशर से उनको प्रॉफिट्स अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन प्रॉफिट्स हैं लेकिन बहुत स्क्वीज हो रही हैं। सो टाटास ने ये डिसाइड किया कि इस साल में वो एक्सपेंशन को कम करेंगे और अगले साल उसको मेकअप करेंगे। 28 तक 1000 स्टारबक चेन के लिए वो कमिटेड हैं। ओवरऑल ये अच्छा वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट और भारत में कंज्यूमर डिमांड की धीमी के कारण प्रेशर में है। एलआईसी के पास 884 करोड़ अनक्लेम्ड मनी है, जिन जिनको देना था, लगभग 4000 लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई ही है। पहले जो इस लिस्टिंग के पहले एलआईसी एक नॉन फॉर प्रॉफिट म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी थी, जहां कंपनी का कोई ओनर नहीं था, सारे पॉलिसी होल्डर्स कंपनी के ओन थे, तो ज़्यादा बोनस मिलती थी। लेकिन अपने सरकार ने बिना डिबेट को वो खुद की कंपनी बना दी और सारा पैसा कंपनी का गवर्नमेंट को जाएगा। ये 884 करोड़ भी गवर्नमेंट में जाएगा। एक हाई कोर्ट के अनुसार एलआईसी ने 10 लोगों को 14 लाख का पॉलिसी है उनके पास, डेथ बेनिफिट वो क्लियर नहीं किया है। जो एलआईसी में न्यूज़ है वो अच्छा नहीं है, खबरें अच्छे नहीं आ रहे हैं। नुस्ली वाडिया के बेटे जय वाडिया ने उनके साथ झगड़े के कारण उन्होंने ये कंपनी क्विट कर फैमिली को लेके लंदन चले गए। अभी न्यूज़ है कि नुस्ली वाडिया ने उनसे मिला और बातचीत बाप बेटे से हुआ। फिर से जय वाडिया बॉम्बे डाइंग और बर्मा ट्रेडिंग कंपनी में एंट्री आएंगे। तो इस ग्रुप में सिर्फ हम एक कंपनी को ट्रैक करते हैं, वो है ब्रिटानिया। वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, 10 या 15% क्रेडिट करेक्शन हुआ है, फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है, अभी उसे कंसिडर मत कीजिए। न्यूज़ है कि रिलायंस और ने एक होम थिएटर का लॉन्च किया है। ये होम थिएटर वो हरमन ऑफ यूएस से डिज़ाइन किया गया है और इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस टीवी को बीपीएल का ब्रांड नेम लगेगा और वो जियो और जियो मार्ट और जियो इन्फो में बेचेंगे और इस सारी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन रिलायंस के पास उतना अच्छा ब्रांड नहीं है। अगर वो प्राइस देते हैं तभी खरीदारी होगी। रिलायंस में एक और बड़ा न्यूज़ है, उनकी जो ओनर है मुकेश अंबानी की, उनकी टोटल होल्डिंग वैल्यू $100 बिलियन के नीचे आ चुकी है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा आर्टिकल हालिल है। उनकी ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस कोलैप्स हो चुकी है, मार्जिन नहीं आ रही है। ये सारा असम्पशन ये था कि वहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, वो जियो और जियो रिटेल को सपोर्ट करेगा। लगता है कि वो प्रॉफिट्स गिर चुके हैं क्योंकि क्रूड की दाम ही नीचे गिर चुकी है। आज उन्होंने रोशन सॉफ्ट से डील बनाया तक, जिसके बारे में कल बताया था, जहां वो $3-4 कम क्रूड सोर्स करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप तो बंद हो जाएगा अगले 3-4 साल में, क्योंकि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल जाना चाहती है यूरोप। 2032 तक हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट टू यूरोप इज नॉट पॉसिबल। अमेरिका में रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, क्रूड में वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो प्रेशर में नहीं आएंगे। ओवरऑल रिलायंस प्रेशर में रहेगा और इस कंपनी को रिकवर करने के लिए अपटिक इन क्रूड प्राइसेस और पेट्रोलियम प्राइसेस होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, ये प्रेशर में रहेगा। अदानी की स्टॉक्स ने बहुत भारी गिरावट आई है। अदानी
ग्रीन 28% गिरी है, अदानी एंटरप्राइजेस 14% गिरी है। इन सब का कारण ये है कि प्रॉफिट्स बहुत गिरावट आई है, लगभग 100% के ऊपर प्रॉफिट्स नीचे आए हैं। यही कारण है मार्केट उसे प्रेशर देख रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।